ओम तत्सत। जिज्ञासुओं बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज जो जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है यूजीसी और नेताओं का जातिवाद। तो वैसे ये आप सभी इस विषय में जानते हैं कि यूजीसी के द्वारा लाया गया जो कानून है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। और यह कानून बहुत ही विवादास्पद क्यों है और मुख्य रूप से मनुष्य को, समाज को इन विषयों को किस तरह से समझना चाहिए और किस तरह से हमें देखना चाहिए। किसी महानुभाव ने इस विषय पर मुझसे चर्चा की, इसीलिए हालांकि उन्होंने ऐसा कोई मुझसे आग्रह नहीं किया कि मैं इस पे वीडियो करूं, लेकिन उनकी चर्चा कुछ ऐसी थी जिसके कारण से ऐसा लगा कि इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और समझना चाहिए। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक उस पर लगा दी है, लेकिन कुछ बातें समझने की है क्योंकि ये कितना खतरनाक हो सकता है। कई लोग इसको खतरनाक दूसरे संदर्भ में बता रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन सत्य यह है कि ये सामान्य वर्ग के लिए ही खतरनाक नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के लिए खतरनाक है, पूरे देश के लिए खतरनाक है। तो पूरे राष्ट्र और देश के लिए ये किस प्रकार से खतरनाक है? कुल मिलाकर यह राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता के लिए खतरनाक है बहुत ज्यादा। तो इसलिए इस पर चर्चा का यह विषय बन जाता है। और दूसरी बात कि धरातल पर क्या हो रहा है, जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, धरातल पर क्या है। और ये जो कानून बनाए जा रहे हैं, ये जो संविधान बनाए जा रहे हैं और संविधान के नाम पर जो चीजें लाई जा रही हैं, वो जो चीजें लाई जा रही हैं संविधान के नाम पर, उसे हम उसको हम किस तरह से हम समझें। और धरातल के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, अर्थात वह कोई एक कनेक्शन बनाकर नहीं चल रहा है कि जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पर घटनाएं क्या घट रही हैं, कैसे घट रही हैं। और यूजीसी का जो कानून बनाया गया वो किस प्रकार से उसके साथ अपना कनेक्शन नहीं बनाता, उसके साथ अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाता। लेकिन फिर ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, यूजीसी को ऐसे कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ रही है यूजीसी को ऐसा कानून लाने की। तो अब आज हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम इसके कई पहलुओं पर विचार करेंगे। एक तो जमीन पर, धरातल पर स्थिति क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा संविधान और जो नेता हैं और वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और फिर इस तरह के विचारधारा से या इस प्रकार के कानूनों से देश कैसे बटेगा और यह देश कैसे बर्बाद होगा, उस पर भी हम विचार करेंगे। अर्थात इसका फ्यूचर क्या होगा अगर ऐसे कानून बनते हैं या ऐसे कानून लाए जाते हैं। तो अब चलिए, अगर हम इस पर विचार करें, अब हम इस पर बात करें, तो सबसे पहले हम धरातल पर जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। धरातल पर हम कैसे जाएंगे? धरातल पर हम जाएंगे जो विद्यालय है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, तो उसमें क्या चल रहा है, शिक्षा पद्धति में क्या चल रहा है, स्कूलों के अंदर क्या चल रहा है, सरकारी स्कूलों में क्या चल रहा है, प्राइवेट स्कूलों में क्या चल रहा है वर्तमान समय में। और आज से 20-25 साल पहले अगर मैं बताऊं तो मैंने अपनी स्कूलिंग जो है 90 के दशक में शुरू की, 90 के ही दशक में उसे कंप्लीट किया। उससे पहले जो है मतलब पूरा स्कूल का जो समय है वो 90 के दशक में बीता है। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मैं कई स्कूलों में पढ़ा, कई विद्यालयों में पढ़ा। अगर मैं अपनी, चलो सबसे पहला जब आदमी कोई सर्वे करता है, कुछ करता है, तो सबसे पहले अपने आप को लेता है, खुद को लेता है। हालांकि मैं और भी पक्षों को यहां पर अवश्य लेने वाला हूं जो मुझसे भी पुराने हैं, जैसे कि हमारे दादा ने पढ़ाई की, पिताजी ने पढ़ाई की, ठीक है, तो उन सब ने पढ़ाई की और उन्होंने भी स्कूल में पढ़े। तो स्कूल में जातिगत भेदभाव कितना चलता था उस समय पर, 80 के दशक में, 70 के दशक में, 65-60 के दशक में, फिर 70 के दशक में, फिर 80 के दशक में, फिर हमारे 90 के दशक में जातिवाद चलती थी या नहीं चलती थी? अगर मैं कहता हूं, इसीलिए कई बातें ऐसी हैं हमारे कानून में, हमारे इतिहास में। मैं कहता हूं आप अपने लेवल पे कभी सर्वे करो,
इसी तरह से मैं कहता हूं सती प्रथा, सती प्रथा जो है, सती प्रथा नामक प्रथा कभी रही ही नहीं इस देश में। तुम अपने गांव में सर्वे कर लो और ढूंढ लो कि तुम्हारे खुद के परिवार में कितनी सतियां हुई थी, तुम्हें मिलेगा नहीं कोई। हमने तो कई गांवों में रिसर्च किया, वो बोलते हैं यूपी बिहार के कई गांवों में रिसर्च किया। आप कहोगे कि नहीं आप राजस्थान जाइए, हाँ राजस्थान में भी है, लेकिन राजस्थान में भी बहुत सिलेक्टेड कुछ ही ऐसे जगह हैं जहां पर ये चीज है। तो ये प्रथा के रूप में कभी भी नहीं थी। उसी तरह से कोई चीज नहीं है लेकिन उसको जबरदस्ती लाने की कोशिश की जा रही है, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैंने आज का टाइटल दिया है कि यूजीसी और नेताओं का जातिवाद। ये जनता का जातिवाद नहीं है बल्कि यूजीसी और नेताओं का जातिवाद है। वो इस जातिवाद को इंपोज कर रहे हैं जनता के ऊपर, जबरदस्ती उसको फैला रहे हैं, जबरदस्ती थोप रहे हैं कि तुम मानो कि तुम अलग अलग कैटेगरी में हो। तो इसीलिए जब मैं विद्यालय में, जब हम पढ़ना शुरू किए, जब स्कूल में पढ़ना शुरू किए, तो कोई मतलब नहीं, हमारे माता पिता ने कभी हमसे ये नहीं कहा कि ये टाइटल वाला इस जाति का होता है, वो टाइटल वाला उस जाति का होता है, कभी सिखाया नहीं। और मैं अपनी बात व्यक्तिगत रूप से करूं तो मैं, मेरी जो पढ़ाई लिखाई की जो शुरुआत हुई, पहले तो आर्मी स्कूल में एक हुई, फिर एक कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूं लगभग 8वीं क्लास तक। पहली से 8वीं क्लास तक मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, फिर केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ा मैं, 8वीं से 12वीं क्लास तक फिर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा। तो मैं पहले क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूं। तो बचपन से हमें कोई जाति, बगल वाले किस जाति का है और किस जाति का नहीं है, उसके साथ उठना है, उसके साथ बैठना है, उसका टिफिन खाना है या उसका टिफिन नहीं खाना है, उसके टिफिन का खाना खाना है या उसके टिफिन का खाना नहीं खाना है, उसके वाटर बॉटल का पानी पीना है या उसके वाटर बॉटल का पानी नहीं पीना है, ना तो हमारे माता पिता ने बताया, ना ही स्कूल के शिक्षकों ने बताया। जबकि ये जो स्कूल था ये बहुत ही आपको, कुछ दिनों तक जिस कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूं वो बिहार के एक लगभग, एक पूरी तरह से ग्रामीण तो नहीं लेकिन लगभग एक अनडेवलप्ड टाउन का ही एक स्कूल था, जो कि कॉन्वेंट था, क्रिश्चियन स्कूल था, कैथोलिक स्कूल था, उसमें चर्च भी हुआ करता था। वहां पर अगर हमें कुछ मिलता था तो दो ही चीज मिलती थी, एक तो कुछ क्रिश्चियन बच्चे होते थे, क्रिश्चियन बच्चे होते थे, और ज्यादातर वो झारखंड रांची साइड के बच्चे होते थे क्योंकि उस इलाके में क्रिश्चियन पॉपुलेशन ना के बराबर थी। तो क्रिश्चियन, हाँ, उसका भेदभाव हमारे साथ रहता था क्योंकि वो एक कैथोलिक स्कूल था। तो कैथोलिक स्कूल का जो मैनेजमेंट था वो क्रिश्चियन बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट देता था, उन्हें फ्री ट्यूशन भी देता था क्रिश्चियन बच्चों को। ये सब हमने देखा है, ये सब हमने देखा है। तो उनको फ्री ट्यूशन देना, ये डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन तुम्हारी जात क्या है, तुम क्या हो, तुम यादव हो, तुम अहिर हो, या फिर तुम राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिए हो, चमार हो, दुसास हो, डोम हो, क्या हो, इन सब से कोई मतलब ही नहीं। ना तो घर से माता पिता कुछ ऐसा सिखाकर भेज रहे हो कि बेटा स्कूल में जाना, तुम्हारे बगल वाला कहीं जो है ऐसी जाति का व्यक्ति, लड़का ना हो, ऐसी जाति के साथ मत बैठना तुम किसी के, या उसके टिफिन का खाना मत खाना। ऐसा कभी ना माता पिता ने सिखाया, ना शिक्षकों को तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो ऐसी शिक्षा देंगे, शिक्षकों ने कभी ऐसा किया, और ना ही माता पिता ने ऐसी कोई शिक्षा दी। तो जब विद्यालय में जब पढ़ना हमने शुरू किया, तो पढ़ना जब शुरू किया तो इस बात का कोई ध्यान ही नहीं रहता था कि भाई कौन किस जाति का है। जब थोड़े बड़े हो गए, बड़े हो गए और समझ में आया कि लोग जो विवाह करते हैं वो अपने कुल बिरादरी जातियों में ही विवाह करते हैं, तो धीरे धीरे समझ में आया कि भाई ये अलग अलग बिरादरी जाति के लोग होते हैं, तो वो विवाह में बड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन स्कूल के पढ़ाई लिखाई में तो कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया, ना एक दूसरे का टिफिन खाने में ये बात आई कहीं भी, कहीं पर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, या टीचर स्कूल का कुछ ऐसा शिक्षा दे रहा हो। टीचर भी सब हर प्रकार के टीचर हैं, अलग अलग उनके टाइटल हैं, कोई यादव जी हैं हिंदी पढ़ा रहे हैं, कोई मिश्रा जी हैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई दास जी हैं तो वो विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग शिक्षक भी हैं, उनके भी अलग अलग टाइटल है। अब उनकी इस टाइटल वाले की क्या कास्ट होती है, क्या नहीं होती, इतना सोचने का बुद्धि भी नहीं, और ना ही ऐसा कोई माता पिता बता रहे हो कि तुमको इस पर फोकस करना है, इस पर ध्यान देना है, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलिए, तो ये शुरू हुआ। बाद में धीरे धीरे कुछ बातें पता चली कि भाई जो फीस होती है
बच्चों की, जब मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने लगा, केवीएस के अंदर जब पढ़ने लगा, तो पता चला कि जो बच्चों की फीस होती है वो कैटेगरी वाइज होती है। जनरल कैटेगरी की फीस, जो फीस होती है पूरी होती है। एससी ओबीसी कैटेगरी की जो फीसेस होती हैं उनमें छूट होती है। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी लगभग पूरी तरह से फ्री ही था। तो ऐसा होता है ये पता चला, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया हमने, क्योंकि बहुत ज्यादा सरकारी स्कूलों की फीस कोई बहुत ज्यादा होती नहीं है, केंद्रीय विद्यालय की फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो माता पिता अपना, और फीस से हमें क्या लेना देना, हम तो जमा भी नहीं करते थे। माता पिता आते थे, वो जमा करके चले जाते थे, कभी नहीं आए तो वो पैसे जेब में हमारे डाल देते थे कि बेटा जाकर अपने ऑफिस में ये फीस जमा कर देना। ठीक है, तो ना तो हम उस पैसे को गिनते भी थे, और उन्होंने बता दिया तो गिन लेते थे और जाके जमा कर देते थे। ये जानने की कोशिश कभी नहीं की कि भाई हमारे साथ वाले ने, हमारे बेंच पे जो दूसरा लड़का बैठता है वो कितनी फीस देता है और वो कितनी फीस नहीं देता है। बच्चे अपना खेलते थे, अपना खाते पीते थे, मस्ती से घूमते थे फिरते थे, और सारा विद्यालय में ये चीजें, ये माहौल रहता था। और फिर कोई पढ़ता था, कोई अच्छा पढ़ता था, कोई टॉप करता था, किसी कम नंबर, किसी के ज्यादा नंबर, ये सारी चीजें रहती थी, और उसी में सारा कंपटीशन रहता था। और जो है पढ़ाई लिखाई कर कर फिर कॉलेज में जाना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। तो कॉलेज में जाने के बाद भी अगर दोस्ती करेंगे तो क्या जाति देखकर दोस्ती करेंगे? अब खाने बैठेंगे कैंटीन के अंदर तो क्या जाति देखकर कैंटीन के अंदर बैठेंगे खाने के लिए? कभी नहीं। ऐसा माहौल ना कॉलेज में मिला, ना विद्यालय में मिला, ना स्कूल में मिला, ना यूनिवर्सिटीज में मिला। ठीक है, रिजर्वेशन सिस्टम था। बस एक बार मुझे फील हुआ कि एक बार जब मैं जो एग्जाम्स होते हैं, पीएमटी के जो एग्जाम्स होते हैं और इंजीनियरिंग के जो एग्जाम्स होते हैं, जब मैं उनका फॉर्म हम लेने गए थे तो लाइन में लगे हुए थे। तो मेरे ही स्कूल से पास आउट, 12th पास आउट साइंस का स्टूडेंट एक लड़का, वो मेरे पीछे खड़ा था, मेरा मित्र ही था वो। तो मुझे नहीं पता है, हाँ ठीक है, उसका मुझे टाइटल पता है और वो ओबीसी कैटेगरी में आता था, मुझे पता है। लेकिन मेरे बीच और उसके, मैं उसे कई बार उसके घर पर गया हूं, कई बार उसकी मम्मी के हाथ से मैंने खुद खाना खाया है, उसके माँ का बनाया हुआ, और कई बार वो मेरे घर पर आया है। लेकिन जब वहां हम लाइन में खड़े थे, हम जब फॉर्म ले रहे थे प्री मेडिकल टेस्ट का या इंजीनियरिंग का, नीट का जो फॉर्म होता है, जब वो हम ले रहे थे, तो वो जो फॉर्म ले रहे थे तब, अब तो आजकल ऑनलाइन डाउनलोड फॉर्म्स हो जाया करती होंगी, तब ये उस जमाने की बात है, 90 के दशक या सन 2000 के बाद प्रारंभिक दशक में, जब सारी चीजें ऑनलाइन नहीं हुई थी। आपको फॉर्म भरने के लिए भी, आप किसी कंपिटेटिव एग्जाम का फॉर्म ले रहे तो आपको लाइन लगाकर फॉर्म लेनी पड़ती थी, उस समय की बात है। तो फॉर्म लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी युवाओं की, उसमें हम दोनों भी खड़े थे। तो फॉर्म मैंने भी लिया, उसने भी लिया, और फिर दोनों बातें करने लगे। मैंने कहा कि पता नहीं होगा, नहीं होगा। तो उसने कहा कि शायद मेरा हो जाएगा, मैं शायद जरूर निकाल लूंगा। मैंने कहा कि तुम बहुत पढ़ाकू हो, तुम कर लोगे, तुम बहुत मेहनती हो और पढ़ाकू हो, तो तुम जरूर इस बार तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं, पढ़ाकू वाली बात नहीं है, मेरा ओबीसी कैटेगरी में है, तो ओबीसी कैटेगरी में मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाएगा, नंबर थोड़े से कम भी आएंगे तो मुझे आगे बढ़ा दिया जाएगा। उसने ये बात कही तो पहली बार मुझे फील हुआ कि भाई ये डिफरेंस है, इस तरह की डिफरेंस क्रिएट की गई है। तो उस टाइम पर मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि भाई ये चीज है। जबकि वो मेरा मित्र था, मैंने कहा कि चलो, हालांकि आज तक उसका क्लियर नहीं हुआ और वो कोई दूसरा काम कर रहा है, अपना बिजनेस व्यापार कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे से कर रहा है और अच्छा कमा रहा है इस समय पर। लेकिन बिजनेस फील्ड में है, प्राइवेट जॉब में एमबीए किया उसने और प्राइवेट जॉब में ही उसने काम किया। तो ये चीज है। तो उसको कोई उस रिजर्वेशन का बहुत बड़ा फायदा उसको मिला हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्यों नहीं मिलता फायदा, ये भी एक कारण है, क्योंकि क्रीमी लेयर में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं ऊपर में, वही घुमा फिरा कर फायदा लूटते रहते हैं, और जिन तक फायदा पहुंचना चाहिए उन तक फिर पहुंचता नहीं है। उनकी सीटें भी ये क्रीम ऊपर वाले कुछ कुछ मार जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही घटिया सिस्टम है हमारे देश के अंदर वास्तव में। ऐसा नहीं कि आरक्षण देना नहीं चाहिए, बल्कि उसको कुछ इस ढंग से लागू करना चाहिए कि जरूरतमंदों तक वो पहुंचे, लेकिन वहां तक तो पहुंचता नहीं है। बस एक नेतागिरी करने का एक हथियार बन गया है, एक हथकंडा बन गया है कि भाई इसके हाथों हम वोट बैंक को अट्रैक्ट कर लेंगे और हम नेतागिरी कर लेंगे। चलिए, तो ये एक बात हुई। उस टाइम पर मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि भाई ये चले, लेकिन उससे पहले मेरे अपने एकेडमिक लाइफ में कभी भी मैंने जातिवाद या इस तरह की चीजों को कभी अनुभव किया ही नहीं, किया ही नहीं। और आज भी किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो इस तरह के सोच में सोच लेकर करते ही नहीं है। और अब तो
इस ये जो दार्शनिक और आध्यात्मिक जीवन है और उसका जो प्रचार, उनमें तो ये सब बिल्कुल लागू नहीं होती, शास्त्र अनुसार लागू नहीं होती है। शास्त्र आपको मना करते हैं कि आप इन सब चीजों को यहां लागू नहीं कर सकते, अध्यात्म में आप लागू नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बात यहां आ जाती है। तो अब यूजीसी ने एक कानून बनाया, यूजीसी ने एक कानून बना दिया कि भाई अब जो भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, जातिगत जो भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से शैक्षणिक संस्थाओं को इन भावनाओं से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। बहुत भयानक है और बहुत खतरनाक है, पूरे देश की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि यूजीसी का कानून यह कहता था कि भाई अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो फिर उसके लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी, उसमें दंड दिया जाएगा, उसमें कॉलेज से निकाला भी जा सकता है, परीक्षा देने से मना भी किया जा सकता है, तो कुछ भी मतलब दंड दिया जा सकता है अगर जाति को लेकर। लेकिन जब जाति का नाम लिखे गया, उसमें कैटेगरीज लिखी गई, तो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जो है साथ में अल्पसंख्यक वर्ग हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी, एससी हो गया, और महिलाएं हो गई, इनके साथ किसी महिला के साथ महिला होने के कारण डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है कहने का मतलब, या फिर किसी के साथ एससी एसटी होने के कारण डिस्क्रिमिनेशन होता है, या ओबीसी होने के कारण डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो उसे कानूनन बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा यूजीसी के लेवल पर और उस पर। लेकिन उसमें सरकार ने सामान्य वर्ग को इंक्लूड नहीं किया, जनरल कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब यह निकल जाता है कि भाई, इसका मतलब आप ये मानते हो कि जनरल कैटेगरी के ऊपर कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं। मतलब कोई ब्राह्मण को जो है कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा ही नहीं, जबकि सच्चाई यह है, मेरा जन्म कोई ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है, लेकिन जो है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो सबसे ज्यादा मजाक उड़ाए जाने वाले जो हमारे देश में, एक तो हम चुटकुले बनाते हैं, सिख समाज पर मैं देखता हूं लोग कई चुटकुले बना देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। फिर जो है ब्राह्मण समाज पर सबसे ज्यादा चुटकुले, सबसे ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। और मैंने बचपन में भी देखा है, बचपन में भी हम बोलते थे, एक लोग बोलते थे, कहावतें कुछ बोलते थे, बच्चों को सिखा दिया जाता कि पंडित जी के ऊपर मुहावरे बना देना, पंडित जी गोल गोल, पंडित जी का कुछ कुछ, मतलब कि इस तरह से, ये इस तरह का प्रचार बहुत ज्यादा तक। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या ये भेदभाव नहीं है? अभी कोई फिल्म बना दिया गया घूसखोर पंडित। वैसे पंडित एक ऐसा टाइटल है, दूसरे बिरादरी के लोग, कई बार प्रजापति बिरादरी के लोग भी पंडित लिखते हैं अपने टाइटल में। तो अब जो है, अब यहां पर जो है पंडित शब्द को इस प्रकार से प्रस्तुत करना, और पंडित शब्द का, और स्कूल में मैंने देखा है वो गलत था, जहां पर मुझे वो मुहावरे और वो चुटकुले याद नहीं आ रहे इस समय, कि जो कि पंडित जी पे बनते थे, पुजारियों पे बनते थे, और फिल्मों में भी ऐसी चीजें दिखाई जाती थी कि पंडित पुजारी जो है भ्रष्टाचारी है, चरित्रहीन है, ठीक है। तो फिल्मों में भी इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा दिखाई जाती थी। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये जातिगत भेदभाव नहीं है? तो ये भी तो जातिगत भेदभाव हो गए। तो सामान्य वर्ग का जब उस कैटेगरी में, जबकि होना यह चाहिए था कि किसी भी वर्ग का, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी, महिला हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे वो सामान्य हो, किसी भी वर्ग के साथ अगर जातिगत भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होना तो ये, लिखना ये चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसमें कैटेगरीज का नाम डिक्लेयर कर दिया, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी और वुमेन, इनका नाम, या फिर अपाहिज, जो डिसेबल्ड होते हैं, जो लोग अपाहिज लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं पर सामान्य वर्ग के प्रति अगर उनकी जाति देखकर, उनका कि भाई वो उस कुल में जन्म लिए हैं, तो उसको देखकर अगर डिस्क्रिमिनेशन, अगर भेदभाव किया जाता है, तो उस पर कार्रवाई की बात जो है उस स्क्रिप्ट में नहीं लिखी गई। तो कहीं ना कहीं यूजीसी, इसका दो मतलब निकलता है, या तो कानून ये कहना चाहता है कि भाई सामान्य वर्ग के साथ कोई इस तरह की घटना घटती ही नहीं है, या तो ये कहना चाहता है, या फिर इनडायरेक्टली
कानून ये कहना चाहता है कि सामान्य वर्ग पर आप कितना भी अत्याचार करो वो कानूनन जायज है। इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है। ठीक है, तो इसी हमारे नेता बड़ा घुमा फिरा के बात करते हैं। अब मैं अगर कहूं, अगर एक मूवी आई थी फिल्म द बंगाल फाइल्स, उसमें गांधी का कैरेक्टर दिखाया गया। गांधी ये नहीं कहते हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार होना चाहिए, हिंदू महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, गांधी ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन वो कुछ ऐसा कहते हैं जिससे कि इनडायरेक्टली यही प्रमाणित होता है कि हां, हिंदू कटते हैं तो कटने दो, हिंदू महिलाओं का बलात्कार होता है तो होने दो। उसका समर्थन कर रहे हैं इनडायरेक्टली। जब इस देश में एक आतंकवादी को बचाने के लिए रात के 1 बजे 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन किया जा रहा है कि हिंदुओं की हत्याएं होने दो, जिहाद में उनको मरने दो, उनको कटने दो। कहीं ना कहीं नेता ये खुद करवा रहे हैं, इस देश का संविधान ये करवा रहा है। आप कहते हो संविधान बड़ा पवित्र ग्रंथ है, लिखने वाला भगवान था, पता नहीं ऐसा भगवान कहां से पैदा हो गया। ठीक ना? तो आप सच्ची में अगर आप कंपेयर करोगे पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान से, तो शायद आपका इस देश का संविधान सबसे घटिया नजर आएगा। और फिर उसे आप पवित्र ग्रंथ की तरह आप उसे ट्रीट करोगे तो लगता है वो नेता सबसे बड़ा पाखंडी है, जो संविधान को एक गीता से भी ऊपर ट्रीट करना शुरू कर देता। मैं कोई नेता नहीं हूं तो मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है, लेकिन कोई नेता इस बात को बोलेगा भी नहीं कि संविधान को पवित्र ग्रंथ मानता है कि नहीं मानता है। तो समस्या यहां पर है। विवेक से जो अंधविश्वासी है वही ऐसा दावा करेंगे। जिसके पास लॉजिकल एनालिसिस है, जो लॉजिकली एनालाइज करेगा, वो निश्चय ही सोचेगा, वो तार्किक ढंग से सोचेगा। लेकिन मूर्खता की हद होती है। जो मूर्खता को प्रमोट करता है उसको आप इंटेलेक्चुअल कहते हो। समस्या यहां पर है, लोग उसको इंटेलेक्चुअल कहना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो लॉजिकली मूर्खता को प्रूव करने की कोशिश करता है कि ये मूर्खता वाली बात बिल्कुल सही है। मतलब कि कानून ये मानता है कि भाई दुनिया अब भारत बदल चुका है, अब यहां पर 80% लिटरेसी हो चुकी है। जिस टाइम पर संविधान और ये सब बातें, तो जनता अब इतनी मूर्ख नहीं है। अगर यूजीसी का कानून अगर लागू होता है तो फिर सोचो कि जो कॉलेज के अंदर जो पॉलिटिक्स होंगी, कॉलेज के अंदर जो ग्रुप्स बनेंगे, उनका आधार क्या होगा? उनका आधार जाति होगा। वो कैंटीन में बैठेंगे तो जाति देखकर बैठेंगे। और यूजीसी कहीं ना कहीं यही करना चाहती है कि युवा जो है संगठित ना रहे। भारतीय युवा, हिंदू युवा विशेष करके, ये हिंदुओं को बांटने का एक सबसे बड़ा हथियार है। हिंदू समाज को डिवाइड करने का और उनके ऊपर शासन करने का एक बहुत बड़ा हथियार है। यह अलग बात है कि आज का युवा पहले के जैसा नहीं रह गया, वो जागरूक हो चुका है और भारत के अंदर लिटरेसी रेट 80% तक स्पर्श कर चुकी है, छू चुकी है। अब गांवों में भी लोग स्मार्टफोन लेकर घूम रहे हैं, गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए अब नहीं है। लेकिन यूजीसी का जो ये जो हथकंडा है, यूजीसी के जो ये जो कार्रवाई है, ये जो कानून ये लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये निश्चय ही बहुत घातक है। वो क्लियरली ये मैसेज दे रहे हैं कि सामान्य वर्ग पर आप अत्याचार करो, इसकी छूट दी जा रही है। इनडायरेक्टली तो उसकी छूट ही दी जा रही है ना। वैसे ही कांग्रेस की सरकार जो है, जो एक प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एक्ट के ऊपर जो एक वो कानून लाने वाली थी 2013 में, जिसकी ड्राफ्टिंग हुई थी, वो जो कानून लाने वाली थी उसमें भी यही था, माइनॉरिटी को लेकर यही कहा गया था। उसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वर्ग को लेकर कहा गया था अगर दंगा होता है तो उसमें बहुसंख्यक वर्ग की गिरफ्तारी होगी, अल्पसंख्यक की होगी ही नहीं। उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, सारा पुलिस वर्ग उनकी तरफ से काम करेगा। तो कुछ इस तरह का तो एक एजेंडा इस भारत की आत्मा को खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए एक एजेंडा चलाया जा रहा है। दूसरी बात क्या होगा कि अगर ऐसा होता है तो विदेशों में पलायन और बढ़ेगा भारतीयों का। एक तो यहां की जनसंख्या और ऊपर से इस तरह के घटिया कानून जिसके ऊपर आप गर्व करने की बात कहते हो कि हम संविधान पर गर्व करें। ठीक है, तो नेता लोग इतना अंधविश्वास फैलाते हैं, वो खुद अंधविश्वासी ना हो लेकिन वो जानते हैं कि जनता मूर्ख होती है तो हम मूर्खों वाली ही बातें करेंगे। उनको यह विश्वास, बहुत तगड़ा विश्वास होता है नेताओं को कि जनता मूर्ख होती है। ओवर कॉन्फिडेंस होता है पॉलिटिशियन को इस बात पर। लेकिन जो चीजें होंगी, अगर ऐसे कानून आएंगे तो फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का माहौल क्या होगा, किस तरह का होगा?
फिर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का पलायन बाहर होगा, क्योंकि बाहर के देशों में उनको ये रिजर्वेशन सिस्टम तो मिलेगा नहीं, वहां वो उससे वंचित हो जाएंगे, बच जाएंगे। वंचित होने का मतलब कि भाई चलो वहां पर ये सब झंझट तो है ही नहीं, नहीं है तो हम बाहर के देशों में चले जाते हैं, वहां यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं, अमेरिकन कंट्री में चले जाते हैं। इससे क्या होगा, हमारा बहुत सारा टैलेंट, हमारा बहुत सारा दिमाग अमेरिका में जाके बैठेगा, जो कि आज भी बैठा हुआ है। आज भी इंडियन बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे इंडियन इंजीनियर जो कि अमेरिका में काम कर रहे हैं। आप पूछोगे क्यों काम कर रहे हैं, तो भैया यहां पर तो प्रमोशन के लिए उनको फिर जाति चाहिए, और फिर उनको कुछ काम करने के लिए जब तक जाति देखा जाएगा, फलाना पॉलिटिक्स चलेगा, तब जाकर वो कुछ करेगा। वहां तो वो देखते भाई अच्छा दिमाग से तेज है व्यक्ति, तेज है, इसको नासा में लगाओ, नासा में लो, यूज करो इसको। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह आईआईटी कानपुर के बहुत बड़े प्रोफेसर, और वो जो है फिजिक्स के, स्पेस रिसर्च के ऊपर बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, नासा के लिए उन्होंने काम किया। बाद में उन्होंने, उनको डर कि भाई ये तो हमारे ही देश के लिए उल्टा, जबकि वो नासा के लिए काम कर रहे हैं, जब उनको लगा कि ये हमारे देश के लिए गलत कर सकता है अमेरिका, और उनको एक डर व्याप्त होने लगा, और वो स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी हो गए थे, और वहीं से अमेरिका से ही हुए थे। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने आइंस्टीन को चैलेंज कर दिया था। हालांकि अब तो आइंस्टीन को चैलेंज करने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए हैं, और डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह पर आधारित काम उन्होंने किया है, लेकिन सबसे पहले उस समय कहते हैं कि उन्होंने आइंस्टीन को चैलेंज किया था, आइंस्टीन के स्पीड ऑफ लाइट को चैलेंज किया था, आइंस्टीन के थ्योरीज को उन्होंने चैलेंज किया था। तो एक, तो इस तरह से जो टैलेंट है, जो और जो इंटेलिजेंट, फिर वो बाहर जाएगा, बाहर के देशों में जाएगा, ये देश कमजोर होगा, ऐसा भी होना शुरू होगा। ये उसका भविष्य है, ये इसका भविष्य है। और वर्तमान ये है कि भाई जो चीज खत्म हो रही, सच पूछिए तो जातिवाद प्रैक्टिकल नहीं है, इसका पालन करना भी प्रैक्टिकल नहीं है, और उसको हमें मानना ही नहीं चाहिए। हमें नहीं मानना चाहिए कि फलाना व्यक्ति जो है इस जाति का है तो हम उसके साथ उठना बैठना करें या ना करें। शादी ब्याह ब्याह की जहां तक बात है, उसमें भी बहुत भारी परिवर्तन आ चुका है। बहुत सारे लोग दूसरी जातियों में शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, लव मैरिजेस केस में तो मैक्सिमम ऐसा हो ही जा रहा है। दूसरे केसेस में भी हाँ, अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं हो रहा है। तो चलिए, शादी ब्याह एक बहुत ही पर्सनल मैटर भी ये होता है कि परिवार, जब परिवार और परिवार का रिश्ता, हाँ, एक लड़का लड़की जब जुड़ते हैं तो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन जब कोई अरेंज मैरिज करता है जहां परिवार से परिवार जुड़ते हैं, तो वो किस परिवार में जाना चाहते हैं, किस परिवार से संबंध बनाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ये पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर है उस फैमिली के लिए। तो वो अपना विचार कर ले कि उनको स्वीकार है दूसरी जाति में या उसमें विवाह करना या नहीं करना, तो वो करें या ना करें। अब ये जातियां बनी हुई है। अब हम आते हैं कि अब ऐसा ऐसा संविधान ने ऐसा क्यों लाया। संविधान ने इसलिए ऐसा लाया क्योंकि भाई ऐसा एक इतिहास आता है कि 4 वर्ण हुआ करते थे। अब ये जो आजकल के जो कैटेगरी बन गए हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल और माइनॉरिटी, और भी कई कैटेगरीज बनी हुई है, बना रखी है इन लोगों ने अपने नेतागिरी के लिए। पता नहीं ये लोग क्या क्या करेंगे। तो जो है, जिस दिन जनता पूरी तरह से जागरूक हो गई और समझ गई कि भाई ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें मूर्ख, धोखा कैसे हो रहा है, क्योंकि इसका जो फायदा होता है वो क्रीमी लेयर के लोग, ऊपर में बैठे हुए लोग ही इसका फायदा रिपीटेडली उठा रहे होते हैं, या उनकी चापलूसी करने वाले लोग। जो साधारण गांव की जनता है और गांव में बैठा हुआ जो एससी एसटी समाज या हरिजन समाज जिसको कहते हैं, वो जो गांव में बैठा हुआ है, उसको बेचारे को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उस तक सुविधा नहीं पहुंच रही है। और वो जो रिजर्वेशन की जो सीट्स हैं, वो सीट्स क्रीमी लेयर के बच्चे ही रिपीटेडली उसका फायदा उठा रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए था कि जो डेवलप हो गया, जो आईएएस अधिकारी बन गया, जो बहुत बड़े अधिकारी पद पर बैठ गया, जो बहुत, तो उसको क्रीमी लेयर से वो बाहर हो जाए। वो कहने का मतलब वो रिजर्वेशन सिस्टम से बाहर हो जाए। कुछ ऐसा कानून सरकार को ला देना चाहिए, ताकि जो पीछे के जो लोग हैं उनको फिर जगह मिले, उनको स्थान मिले। अगर आरक्षण का नियम है तो उनको तो कोई स्थान मिल नहीं रहा है, उनको, उनके अंदर तो वो कैपेबिलिटी भी डेवलप नहीं हो पा रही है। तो कैपेबिलिटी भी तो संस्कारों से आता है ना, तो उसमें जब कोई नहीं है उस तरह का, अब हमें वो कैपेबिलिटी देना पड़ेगा।
जब कैपेबिलिटी दिया जाएगा, उनके लिए स्कूल खोला जाएगा, उनको किताबें पकड़ाई जाएंगी, तो वहां पर अगर सरकार ऐसा करे तो जरूर वो कैपेबल हो जाएंगे। उनको शिक्षक दिया जाएगा, उनको शिक्षा का, कुछ समाज ऐसा है कि उनको शिक्षा का महत्व पर उतना ध्यान नहीं देते, जब वो देंगे तो परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी भी एक समुदाय ऐसा है जो वंचित रहता है। रही बात गरीबी की, तो गरीब लोग तो किसी भी बिरादरी में आपको मिल सकते हैं। अब इसका आधार क्या है, उस पर हम थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। इसका जो आधार है वो ये है कि भाई मनुस्मृति, इसलिए हमने यहां पर ऑनलाइन मनुस्मृति का कोर्स रखा है। ये ऑनलाइन मनुस्मृति का कोर्स आप करिए, ये करिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जो आपके आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ कि मनुस्मृति में ये लिखा, मनुस्मृति में वो लिखा, अरे पूरी मनुस्मृति में क्या लिखा है वो जान लोगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी उद्देश्य से ये ऑनलाइन कोर्स हमने लाया। आप इस और कोर्स का शुल्क है 1500 रुपए, कोर्स का शुल्क है। आप ये छोटा सा शुल्क देकर 1500 देखिए, कोर्स फी 1500 लिखा हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है। आप इस फोन नंबर पर संपर्क कर कर ये मनुस्मृति का ऑनलाइन कोर्स जरूर कर लीजिए, मैं यही आपसे कहूंगा। तो अब जो है माना गया है कि भाई 4 वर्ण हुए, उन 4 वर्णों में जो है कोई ब्राह्मण हुआ, एक क्षत्रिय हुआ, और एक वैश्य हुआ, और एक शूद्र हुआ। अब इसमें जो है अपनी अपनी पद्धति है, इनके अपने अपने अधिकार हैं, इनके अपने अपने ड्यूटीज हैं, मुख्य रूप से इनके अपने अपने कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों में जो कर्म का बंधन है वो सबसे ज्यादा ब्राह्मण को है कि भाई तुम्हें ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है, तुम्हें धन का संग्रह नहीं करना है, ठीक है। क्षत्रिय को धन संग्रह का अधिकार दिया गया, लेकिन स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया गया। कहने का मतलब वो अपने धन को छुपा नहीं सकता है, उसको दिखाना पड़ेगा। जैसे आज सरकार ने ऑडिट का सिस्टम लगा रखा है, इनकम टैक्स को बिठा रखा है, ठीक है, आईटीआर भरने का नियम लगा रखा है कि भाई अपना आप कितना इनकम होती है आप सरकार को दिखाइए, बताइए। तो उस तरह का सिस्टम क्षत्रियों के लिए रखा कि भाई आपका धन छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, वैश्य को धन एकत्र करने की और शूद्र को धन संग्रह की पूरी छूट दी गई, वो कर सकते हैं धन संग्रह। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रियों को इसके लिए, ब्राह्मण को तो बिल्कुल आज्ञा नहीं दी गई है मनुस्मृति में, और क्षत्रिय को जो है धन संग्रह तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो नहीं करेगा तो समाज की सेवा कैसे होगी, राष्ट्र की सेवा कैसे होगी, कहां पर। लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि भाई कितना धन आपके पास है, अमात्यों को बताना होगा, जिसको वो अमात्य नियुक्त, तो उस ये चीजें वहां पर होंगी। तो राजा के पास सबसे ज्यादा धन हुआ करता था, इसमें कोई संशय नहीं है, और श्रेष्ठियों के पास होता, श्रेष्ठी मतलब जो आपके वैश्य समाज है उनके पास, व्यापारी समाज है उनके पास। तो अब व्यापारी समाज में बहुत सारे लोग थे, तरह तरह का व्यापार था। पहले के जमाने में दूध का व्यापार बहुत बड़ा व्यापार होता था। नंद बाबा, जिनके घर में भगवान कृष्ण का लालन पालन हुआ, वो खुद एक वैश्य थे। तो दूध का व्यापार बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था, और एक व्यापारी समाज था। दूध का व्यापार हो गया, मिट्टी के बर्तनों का व्यापार हो गया, जो कि कुम्हार समाज किया करता था, और ये भी वैश्य के अंतर्गत आया करते थे। फिर दूध का कारोबार करने वाले वैश्य के अंतर्गत आया करते थे। खेती बाड़ी करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले जो किसान होते थे वो भी वैश्य के अंदर, वैश्य समाज के अंतर्गत आया करते थे। अब बचते हैं सर्विस क्लास जो होते थे, जैसे कि नाई का काम हो गया, ठीक है, या कुछ और दूसरे काम हो गए, तो उसमें सर्विस क्लास में आने वालों को वो शूद्र कैटेगरी में रखा गया था। लेकिन वो पैसे कमा सकते थे और धन का संचय भी कर सकते थे, उनके लिए मनाही नहीं था। उनके लिए खान पान दूसरे चीजों की भी मनाही नहीं थी। हाँ, बस वो जो है ब्राह्मण के शुद्ध कार्यों में, वहां पर उनको इन्वॉल्व होने के लिए थोड़ा मना किया गया है कि भाई उसमें आप इन्वॉल्व मत हो। अगर तुम उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो तो अपने आप को अपग्रेड करो। क्या अपग्रेड का सिस्टम था? जी हां, था। विश्वामित्र अपग्रेड, क्षत्रिय से अपग्रेड होकर ब्राह्मण हो सकते थे, और वही नहीं हुए, दूसरे और भी कई थे जो राजा से तपस्वी हो गए, जो किसी और से तपस्वी माने गए, उनको श्रेष्ठ माना गया। मतंग ऋषि ने माता सबरी, जो कि ट्राइबल थी, अगर आज के अनुसार हम देखें तो हनुमान जी हो गई, माता सबरी हो गए, वो एसटी कैटेगरी में चले जाएंगे। मतंग ऋषि ने उनको अपने शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया, और अपने आश्रम की जिम्मेदारी, उस जमाने में एक महिला को, एक लड़की को अपने आश्रम की जिम्मेदारी मतंग ऋषि ने दी कि तुम ये आश्रम संभालो, तुम इसकी महंत हो, तुम इसकी मठाधीश हो। माता सबरी को के ऊपर वो आश्रम छोड़कर वो गए, और उनके सानिध्य में सुग्रीव, हनुमान जी उनके प्रवचन सुनने आया करते थे। माता सबरी के प्रवचन सुनते थे हनुमान जी आकर।
तो आज अगर हनुमान जी होते तो हम उनको एसटी कैटेगरी में डालकर उनको हम रिजर्वेशन दे दिए होते। ठीक है, तो अब ये चीजें यहां पर आती हैं, इस तरह से आती हैं। तो उस समय में हम देखते हैं कि अपग्रेड होने की व्यवस्था बनी हुई थी। अगर विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं, वो भी राम के गुरु बन सकते हैं, और इतना योग बल की दूसरी दुनिया ही बना के रख दी उन्होंने, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में। वो खुद इतने सामर्थ्यवान थे कि रावण का वध कर दे, लेकिन उन्होंने भगवान राम से कहा, और राम जी ने कहा विश्वामित्र जी से कि आप तो स्वयं सारे राक्षसों का वध कर सकते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो, मैं हमेशा ब्रह्म भाव में रहता हूं, और मेरे इस ब्रह्म भाव में रहने के कारण मेरे शिष्य और दुनिया के कई लोग जो हैं उस आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, और रावण और सारे राक्षसों को मारने के लिए मुझे उस भावना में जाना पड़े, मुझे उसमें अब मतलब कि अवतरित होना पड़ेगा, मुझे भी अपने आप को थोड़ा सा डाउनग्रेड करना पड़ेगा, मुझे उस भावना में मुझे जाना पड़ेगा, और फिर राक्षसों को मारना होगा मुझे। तो इसीलिए मैं ये काम नहीं करना चाहता हूं हे राम, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, दिव्यास्त्र देता हूं। फिर अगस्त मुनि ने भी अपने दिव्यास्त्र राम जी को दिए, और भगवान राम ने राक्षसों का, असुरों का वध किया, जो धर्म विरोधी थे, पाखंडी थे, झूठे थे। तो ये चीज थी। तो इसलिए ये हमें इस बात को समझना है कि उस समय का माहौल अलग था। अब का द्वापर में स्वपच्छ मुनि की कथा आती है। स्वपच्छ मुनि जो थे, उनका जन्म भले ही शूद्र कुल में हुआ था, लेकिन अब वैसे शूद्र कुल में जन्म होने की बात तो कई ऋषियों के लिए आती है कि भाई उनका जन्म ऐसे शूद्र कन्या से हुआ है, तो ऐसे हुआ है, तो वो वर्ण शंकर हो गए क्या। इसीलिए जब अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में वर्ण शंकर का प्रश्न पूछा है, तो भगवान ने उसका समाधान ना कर बल्कि आत्मज्ञान की बातें की अर्जुन से, कि आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, आत्मा की कोई उपाधि नहीं होती, तू वर्ण शंकर होने की चिंता क्यों करता है। जो अपने पूर्व संस्कार जैसे लेकर आएगा वो वैसे आगे बढ़ जाएगा। संत रविदास का जन्म अगर हम उस व्यवस्था से देखें तो हम कह सकते हैं कि उनका जन्म नीच कुल में, लेकिन इसमें हम, क्योंकि आज वास्तव में समस्या क्या है कि आज जिनको एससी एसटी के अंतर्गत जिनको भी आरक्षण के कैटेगरी में या कैटेगरी दिया जाता है, आप अगर इतिहास खंगालोगे तो यह प्रमाणित नहीं कर पाओगे कि वो शूद्र के अंतर्गत आते भी है कि नहीं, या ओबीसी के अंतर्गत आते भी है कि नहीं, क्योंकि ये तो आपने वर्तमान परिस्थितियों से वो उनको निकाला है। लेकिन आप नाम लेते हो वर्ण व्यवस्था के की, तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो लोग शूद्र थे, पहले उनकी पहचान करनी पड़ेगी कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार कौन शूद्र थे। पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी ऐसे समाज है या बिरादरी है जिनको एससी एसटी कैटेगरी में, इस विशेष रूप से एससी कैटेगरी में रख दिया गया है। पता चलेगा कि कभी वो शासक हुआ करते थे। आज भी मौर्य समाज है, तो मौर्य समाज तो एक समय शासक हुआ करता था, तो फिर आप उनको शूद्र में या ओबीसी में कैसे गिन सकते हैं। पासी समाज है, एक समय पर वो शासक हुआ करते थे। पहले चवर वंशी क्षत्रिय हुआ करते थे, मुगलों के द्वारा हराए गए, और उन सबको मुगलों ने अपना गुलाम बनाया और उनको चमड़े के काम में लगा दिया, गंदे काम में लगा दिया। अब लोग कहते हैं कि भाई मेहतर जाति हुआ करती थी, आज उनको वाल्मीकि कहा जाता है। पीछे मैंने कुछ वर्षों पहले इसी पर, टॉयलेट के इतिहास पर मैंने एक वीडियो की थी, जिसमें कि मैंने बताया था कि भाई भारत का जो भारतीय संस्कृति जो है, वो तो लोटा लेकर खेतों में जाने वाली, जंगल में जाने वाली संस्कृति रही है। ठीक है, तो वहां पर ये मेहतर जाति का क्या इस्तेमाल है भाई साहब। इस मेहतर जाति को डेवलप किया था मुगलों ने और बाद में अंग्रेजों ने। ये तो गांव की जनता, आप छोड़ दीजिए बहुत पुरानी, आज से, अब तो मोदी सरकार आई है ना कि भाई बनाओ, तुम, हम पैसे देते हैं, तुम टॉयलेट बनाओ, हर गांव में बनाओ, हर घर को पैसे दो और बनाओ लैट्रिन। जबरदस्ती सरकार ने बनवाए हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर और बाकी मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर लोटा लेकर, बोतल लेकर जंगल जाने की प्रथा रखी है। प्रथा शुरू से चली आ रही है। तो फिर एक बात बताओ कि फिर ये टॉयलेट साफ करने वाली जाति का अस्तित्व कहां से आ गया। यहां तक कि गांवों में
गांवों में, हाँ, गांव आपको उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र में ऐसे गांव मिलेंगे जो जातिगत दिखाई देंगे कि भाई ठाकुरों का गांव है, ब्राह्मण। अब ये विशेष करके ये जो चीजें हुई हैं 80 के दशक में ज्यादा हुई है, क्योंकि 80 के दशक में उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर नरसंहार हुए, हिंसाएं हुई, जिससे कि गांव जातिगत तरीके से बंटते गए, ब्राह्मणों का गांव, ठाकुरों का गांव, ये होते गए। लेकिन उन गांवों में भी आप जाओगे तो उस गांव के लोग और उस गांव की महिलाएं भी लोटा लेकर खेतों की में जाने की प्रथा रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं कि ये सही है, लेकिन ये प्रथा रह रही है। तो ये जो वाल्मीकि समाज या मेहतर समाज जिसको बोलते हैं, जिनका काम जो है टॉयलेट सफाई करना या उठाना, उस जाति का विकास कैसे हुआ? जब लोटा लेने की आदत अभी भी है भाई, अभी सरकार ने टॉयलेट बना दिया, फिर भी जो है महिला वर्ग उसको इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जो गांव के मर्द हैं वो तो लोटा लेकर ही खेतों में जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं गांवों के अंदर। तो इस जाति का विकास किसने किया? तो जो पानी इस्तेमाल नहीं करते थे, पानी से नहीं धोते थे, रेत से धोया करते थे, क्योंकि वो जहां से आए थे वहां पानी नहीं हुआ करती, वो रेत से ही रगड़ कर साफ कर लिया करते थे। तो जो समाज था, उन्होंने ये सब ऐसी जातियों का विकास किया है, उनको लगाया है इस काम में। नहीं तो जो प्रैक्टिस है उसमें तो नहीं दिखता कि कोई मेहतर नामक कोई जाति रही होगी जो टॉयलेट साफ करने का काम करती हो। जरूरत ही नहीं तो फिर क्यों करेंगे ऐसा? जंगल जाने का भाई रिवाज रहा है शुरू से। तो ये, तो ऐसी कई जातियां बाद में, अब चमड़े के वस्तुओं का इस्तेमाल, चमड़े के बैग, चमड़े के कपड़े, इसका इस्तेमाल जो है भारतीय समाज में नहीं रहा है, तो चमड़े का काम भी बहुत कम रहता था। तो फिर चमड़े के काम करने वाले कहां से आ गए? और चमड़े के काम करने वाले और चमड़ा बनाने और बेचने वाले आ भी गए तो वो कभी भी शूद्र कैटेगरी में कैसे आएंगे? वो तो व्यापार कर रहे हैं, वो तो वैश्य समाज में फिर आएंगे। जो भी कुछ बनाकर बेच रहा है वो तो उस समाज में आएगा। तो इसीलिए ये बहुत सारी बातें इसमें आ जाती है। तो हम पुराना जो वर्ण व्यवस्था है, और अभी मैं, क्योंकि ये मनुस्मृति में किसका क्या कर्तव्य कैसे है, ये मनुस्मृति के कोर्स में हमने बता रखा है, तो आप इसको गहराई से समझेंगे और इसका इस कोर्स को करेंगे और पढ़ेंगे मनुस्मृति, तो निश्चय ही आपको समझने में सहायता मिलेगी कि मनुस्मृति वास्तव में कहना क्या चाहता है। अब हम मनुस्मृति पर हमने जातिवाद का ब्लेम लगा दिया, अब लोग पढ़ते ही नहीं उसको। लेकिन उसमें दूसरी कितनी बातें लिखी हुई हैं, इस इन बातों के अलावा, मतलब कि ये टॉपिक तो मनुस्मृति का बहुत थोड़ा है, दूसरी कितनी बातें लिखी हुई हैं जो ज्ञान की बातें समझने, उसको हमने नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, तो ये समस्या हो जाती है। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए, और विचार कर कर हमें ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर हम वास्तविक ओरिजिनल शूद्रों को ढूंढना शुरू करेंगे जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आते थे, तो वो अब हमें नहीं मिलेंगे, वो अब हमें नहीं मिलेंगे। अब केरला के अंदर कहते हैं कि भाई कोई राजा था जो कि इस तरह से अत्याचार करता था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता था, जो शूद्र जाति की हुआ, इसका कोई अब किसी एक किताब में लिख दिया गया, बाकी तो उसका वर्णन ही नहीं मिलता, कोई प्रूफ ही नहीं मिलता, कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। संत रविदास का जीवन पढ़े तो एक समाज पर, एक ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका विरोध किया, तो दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मणों ने उनका खूब समर्थन किया और उनको पढ़ाया लिखाया, उनको पढ़ाया लिखाया संत रविदास को। संत रविदास की पूरी जीवनी कभी पढ़े तो उनका एक ब्राह्मण मित्र था, उस ब्राह्मण मित्र के जो पिता थे, उन पिता ने देखा कि भाई ये बालक कुछ विशेष है, अलग है, तो उनको पढ़ाया लिखाया उन्होंने। हाँ, कुछ लोगों ने विरोध किया, तो ब्राह्मणों ने तो भाई तुलसीदास का भी विरोध किया। अब तुलसीदास तो खुद ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए थे, तो तुलसीदास ने, अगर हम देखें कि उस समय में मध्यकालीन युग में किसी संत का ब्राह्मण समाज ने सबसे ज्यादा विरोध किया हो तो गोस्वामी तुलसीदास स्वयं थे, जो खुद ब्राह्मण थे और ब्राह्मण समाज ने ही सबसे ज्यादा उनका विरोध किया। तो ये तो स्वार्थी लोग हर जगह हो सकते हैं, अज्ञानी स्वार्थी, अपनी वो सोचते हैं कि पूरी दुनिया में हमारा ही नाम होगा, हमारा ही वर्चस्व होगा, हमारी ही बात मानी जाएगी। इस मोह माया में जो लोग हैं वो सच्चाई का भी, सत्य का भी विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो पाखंडी ढोंगी तो होते ही होते, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अब हर कोई पाखंडी ढोंगी है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हर यादव दूध में पानी मिलाकर बेच रहा है जरूरी नहीं है, कुछ जो है सच्चा दूध भी दे रहा, वो विचार करता होगा भाई मेरे ही तो कर्म खराब हो रहे हैं अगर दूध में पानी मिलाकर दूंगा तो।
वो अपने कर्मों को सही करने की कोशिश में वो नहीं करता होगा ऐसा। तो अलग अलग लोग हैं। तो इसीलिए इस विषय को जाति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कुल मिलाकर जो है हम सभी उस हम हमारा जो मूल है वो आत्मा है, और आत्मा उपाधियों से परे है। तो आत्मा की कोई बिरादरी नहीं हो सकती, कोई जाति नहीं हो सकती है। तो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाला साधक जो है कभी इन सब विषयों में नहीं पड़ता है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ता है। और सत्य पूछिए तो जो वास्तविक जिनको लाभ मिलना चाहिए वहां तक लाभ भी नहीं पहुंच पाता है, लाभ भी नहीं पहुंच पाता है वहां तक। तो वो लाभ भी मिले, और जो है लोगों को अगर मान लीजिए आरक्षण की व्यवस्था है तो ठीक है। मैं कहता हूं इसके लिए वर्ण व्यवस्था को दोषी ठहराना ठीक नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में जो भी समाज वंचित है, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे गांव के गरीब लोग हो, या कोई भी ऐसा जो है टोला मोहल्ला हो जहां पर ऐसे लोग रहते हैं, उन तक लाभ पहुंचे। सरकार को चाहिए कि कैसे भी उन लोगों को लाभान्वित किया जाए जो वास्तव में लाभ पाने के अधिकारी हैं। सिर्फ एक ही लेवल पर कुछ लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और वही रिपीटेडली उन्हीं का परिवार, उसी के लोग बार बार उस सीटों को कवर किए जा रहे हैं, उन सीटों को वो कवर किए जा रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, जो ऐसा कोई भी वर्ग अगर पिछड़ा हुआ है, कुछ भी है, तो उनको जरूर लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उनके पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। वो क्षमताहीन नहीं होने चाहिए, ठीक है, कि वो क्षमताहीन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें बहुत बड़ा पाप है। तो उनको लाभ मिले, उनको आरक्षण भी मिले, लेकिन वो आरक्षण का जो देने का जो तरीका है उसमें सुधार लाना चाहिए, ताकि उन तक वो पहुंचे। उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा, बीच में ही कुछ लोग सारा मलाई खा जा रहे हैं, ठीक है। तो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो उन तक पहुंचे। सरकार को इस बात को लेकर ध्यान देना चाहिए। और रही बात भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, तो वो कोई भी किसी के साथ कर सकता है। देखिए, भेदभाव सत्य पूछिए तो भेदभाव जो होता है वो जातिगत होता ही नहीं है। भेदभाव ये देखकर होता है कि कौन कमजोर है, कौन ताकतवर है, कौन कमजोर है, कौन ताकतवर है। भले ही भेदभाव में जातिगत शब्दों का प्रयोग किया जाए, लेकिन होगा यही देखकर कि अगले में दम है कि नहीं। अगले, मान लीजिए कॉलेज या अगर स्कूल है तो कोई बड़े बाप का बेटा है कि नहीं। मान लो कोई बड़े बाप का बेटा है, बड़ा नेता उसका बाप है, या उसका चाचा भी, चाचा हमारे विधायक हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर जो है चाचा हमारे विधायक है, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर क्या होगा। वो अब किसी भी जाति का हो भाई, उसके सामने सब सैल्यूट उसको करेंगे, कोई उसका अपमान करने की कोशिश नहीं, वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और अगर कोई गरीब ब्राह्मण भी है, पता चला उसका कोई, ना तो उसका बाप कोई बड़ा नेता है, ना कोई चाचा बड़ा नेता है, धन मामूली से कपड़े पहनकर आता है, गरीब भी है, अब वो पढ़ने में अच्छा भी होगा ना, तो उसको लोग चिढ़ा देंगे। और पंडित क्या हाल है, ठीक है ना, ऐसे बोलकर उसको चिढ़ा देंगे। अब पंडित बोल के चिढ़ाना, पंडा बोल के चिढ़ाना, ठीक है ना, पंडित जी गोल गोल पैसा मांगे, पंडित जी कुछ ऐसे करके कुछ लोग मुहावरे बना देते हैं पंडित जी के ऊपर, ठीक है। तो अगर बेचारा वो ब्राह्मण समाज का लड़का अगर वो कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। लोग उसका मजाक उड़ाने में नहीं सोचेंगे, भाई मजाक उड़ा दिया, कर ही क्या लेगा, ठीक है, ऐसा सोच लेते हैं लोग। तो मुझे तो लगता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ज्यादातर लोगों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति देख कर किया जाता है कि भाई ये इसका कोई रुतबा है, इसकी कोई पहुंच है कि नहीं है। अगर कोई पहुंच वाला बंदा है, अब वो चाहे कोई भी हो, उसका क्या मजाल कि कोई कॉलेज के अंदर उस लड़के को छेड़ दे या कुछ बोल दे, चाहे वो किसी भी बिरादरी जाति का। तो ज्यादातर महत्व इन बातों का होता है। दो ही कैटेगरी होती है, अमीर और गरीब। कुल मिलाकर जातियां तो बाद में है, लेकिन मुख्य रूप से अमीर और गरीब वाली ही कैटेगरी बनती है। तो इसीलिए जो गरीब है बेचारा, उसको कोई भी रौंद सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र या किसी भी, अगर वो बहुत गरीब है तो उसको कोई भी परेशान कर सकता है। तो सरकार को इस दृष्टि से सोचते हुए
जो जरूरतमंद हैं उनकी सहायता हो सके, ऐसा करना चाहिए और ऐसा विधान कानून लाया जा सकता है। लेकिन सरकार के पास उतनी इच्छा शक्ति की शायद कमी है। एक जो इच्छा शक्ति होती है नेताओं के पास, वो शायद उनके अंदर कुछ ना कुछ इसमें वो कमजोर पड़ जाते हैं इस व्यवस्था के सामने, और फिर वही ढकोसलाबाजी शुरू होती है और यूजीसी ने कुछ ऐसा ही कर दिया। तो हमें जो है इस तथ्य को समझना है और आपस में बंटना नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र ऐसा किसी प्रकार का उपदेश नहीं देते हैं। और विशेष करके आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक पद्धति में और आध्यात्मिक जीवन के स्वीकृति में वो ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझकर हमें चलना चाहिए और इस भेदभाव से खुद बचना चाहिए और समाज की रक्षा करनी चाहिए। तो हमें अपने नेताओं को यह बताना चाहिए कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम वोट बैंक की राजनीति में गलत कर रहे हो, तुम पूरे देश में आग लगा रहे हो। वो बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं वो एक दूसरे की जाति नहीं देखते कि भाई तुम्हारी कौन सी जाति है कौन सी नहीं। अब वो बच्चे भी देखेंगे, वो बच्चे भी देखेंगे अगर यूजीसी, अगर एजुकेशन सिस्टम में ये चीज आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसीलिए सबको इसमें अगर सम्मिलित कर लिया जाए, क्योंकि सामान्य वर्ग को सम्मिलित ना करने से कहीं ना कहीं ये कानून ये मानता है कि सामान्य वर्ग के युवाओं या लड़कों या छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है, या फिर उनके साथ भेदभाव करना या उन पर जातिगत कमेंट करना या फिर उनको पर अत्याचार करना जायज है। उसकी कानूनी अनुमति दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है, परमिट किया जा रहा है कि आप किसी सामान्य वर्ग में जो जातियां आती हैं, चाहे वो वैश्य समाज के हैं या ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन पर आप जातिगत भेदभाव करिए, इसकी छूट दी जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग, बोल कोई नहीं रहा है लेकिन इनडायरेक्टली यही कहा जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि द बंगाल फाइल्स में जो गांधी, जो एमके गांधी जो बोलते हैं, वो ये नहीं कह रहे कि महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, उनकी हत्याएं होनी चाहिए, लेकिन वो जो भी कहते हैं उसका अर्थ यही निकलता है। इसीलिए हमारे जो शास्त्र व्यवस्था में जो शास्त्रार्थ होते हैं वो प्रमाण पर होते हैं। प्रमाण में क्या क्या है? प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि है। अर्थापत्ति, समझ गए? अर्थापत्ति है इसमें। तो गांधी जी से जब गोपाल पाठा जी ने, गोपाल मुखर्जी ने पूछा कि मैंने तलवार उठाई है, अपनी मां की इच्छा से उठाई है, मां मतलब माता काली की इच्छा से उठाई है, वो युद्ध की देवी है, अपने समाज की रक्षा से उठाई है, तो आप मुझे बताइए कि जब जिहाद के नाम पर एक हिंदू महिला का बलात्कार हो या फिर ऐसा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तो गांधी जी ने कहा कि उसे इसको सहन नहीं करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? अपने सिर को पानी में डुबाकर मर जाना चाहिए, नहीं तो अपनी जिह्वा को दांतों से दबाकर अपनी सांसें रोककर प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। कुल मिलाकर एमके गांधी कहना चाहता था कि इसका विरोध नहीं करना चाहिए, मतलब कि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया उसे लड़ो मत, हिंसा मत करो। अरे ऐसी अहिंसा तो बुद्ध ने भी नहीं सिखाई। अगर बुद्ध ने सिखाई होती तो म्यांमार के बौद्ध क्या कर रहे हैं? ठीक है, और बुद्ध की देशना में ऐसी ऐसी कोई बातें नहीं आती हैं। बुद्ध ने तो यह कहा, जो बौद्ध भिक्षु बन गए थे, अजात शत्रु के सैनिक बौद्ध भिक्षु बन गए, उन सैनिकों को अपने समाज से बाहर निकाला, भिक्षु समाज से, कहा कि तुम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हो, राज्य में डाकू चोर बढ़ रहे हैं, उनसे राज्य की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, और उसमें जो हिंसा होगी वो अनिवार्य है। हिंसक भावना नहीं होनी चाहिए। बुद्ध के कहने का अर्थ या भगवान कृष्ण की अहिंसा, इसलिए मैं कहूं कि श्रीमद् भगवद गीता एक अहिंसक ग्रंथ है, अहिंसावादी ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि भगवान कृष्ण उन आतताइयों को रोकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अर्जुन तुम उठो और ऐसे लोगों के विरुद्ध युद्ध करो जिन्होंने तुम्हारी ही पत्नी को भरी सभा में चीरहरण करने का प्रयास किया। वो अगर अधर्म रहेगा तो अधर्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। तो इसे हिंसा नहीं कहते हैं, ये तो अहिंसक भावना से की गई हिंसा है, अहिंसक भावना से की गई हिंसा।
तो गांधी ने जिस तरह की अहिंसा की बातें हिंदुओं को समझानी शुरू की वो बड़ी घातक थी। तो गोपाल, तो कहने का मतलब कि वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को अपनी हत्या, अपना बलात्कार स्वीकार करना चाहिए। इनडायरेक्टली एमके गांधी यही कह रहे थे, इनडायरेक्टली आज के नेता और हमारा संविधान यही कह रहा है। फिर कहते हो कि संविधान श्रेष्ठ है, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। संविधान की मूल भावना में मैं भी ये मानता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है संविधान की मूल भावना में, लेकिन उसका दुरुपयोग नेताओं के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। सत्य तो यह है कि हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही राम दरबार की फोटो को लगाया गया था। राम राज्य की भावना रखकर ही संविधान लिखा गया था, लेकिन उसका दुरुपयोग जिस प्रकार से पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, वो बहुत ही घातक है। संविधान श्रेष्ठ ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट कर कर, उसमें बदलाव लाकर जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जातिगत संतुष्टि को बढ़ाकर और वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, ये सब जितनी भी चीजें की जा रही है वो वास्तव में गलत है और देश को तोड़ने वाली है। फिर से हिंदू समाज को कमजोर करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया और इसका जवाब देना चाहिए। जो शीर्ष पे जो नेता बैठे हैं उनको चुप नहीं रहना चाहिए, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि उनके मन की भावना क्या है। जब वो चुप रहते हैं तो फिर लगता है कि मौनी बाबा और आप में बस थोड़ा बहुत ही अंतर है। जहां जरूरत होती है चिल्ला चिल्ला कर माइक पर मेरे भाइयों एवं बहनों आप बोलते हैं, और जहां पर आपको स्पष्टीकरण दे देना चाहिए, क्लैरिटी ला देनी चाहिए, वहां पर आप चुप रह रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए जो है इस विषय पर, हाँ, हमारा काम बस जनता को जागरूक करना है। इसीलिए जो है समाज इस बात को समझकर खुद के मन के भीतर कोई भेदभाव या कोई खटास ना पैदा करे, बल्कि अपना कर्म करे, व्यक्ति अपने कर्म करे, अपनी मेहनत करे, अपनी मेहनत से लोग आगे बढ़े, जीवन में अपना करेंगे और अपने जीवन को सुधारें। संविधान से जीवन नहीं चलता, जीवन प्राकृतिक सिद्धांत से चलता है, नेचर के फेनोमेनन से जीवन चलता है, ये समझना है, ठीक है ना। प्रकृति के सिद्धांतों से जीवन चलता है, ठीक है। आरक्षण से जीवन नहीं चलता। प्रकृति जब दंड देने पे आएगी तो दे देगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, ठीक है। तो प्रकृति का जब दंड मिलना शुरू हो जाएगा तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर कभी भी प्रकृति के सिद्धांत के साथ हम गड़बड़ ना करें, हम अपने कर्म खराब ना करें। सरकार जो आरक्षण दे रही है वो दे रही है, वो अपनी जगह पर है, इसी बात को समझना है। और इसी बात को समझते हुए मुझे एक भाई साहब हैं, वो अभी उनसे पीछे कुछ बात हो रही थी मेरी, लगभग 2 सप्ताह पहले की बात है। तो तब ये यूजीसी वाला बहुत ज्यादा चल रहा था। तो वो अपना कोई व्यापार करते हैं और वैसे वो एससी कैटेगरी में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या ये सुख दुख जो जीवन में आ रहा है, क्या सरकार मुझसे बचा लेगी, सरकार रक्षा कर लेगी क्या? सरकार थोड़ी ना रक्षा कर, अगर हमारे कर्म ही खराब है तो कोई आरक्षण का सिस्टम और कोई सरकार आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकती है। तो हम जो आध्यात्मिक मार्ग या जो जीवन को, आध्यात्मिक ना भी जीवन को समझना चाहते हैं, वो अपने कर्म का ध्यान रखें। उन नेताओं को जो करना है वो करने दीजिए, वो अपने कर्म का ध्यान नहीं रखेंगे तो जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। और जरूरी विषयों पर, बांग्लादेश के विषय पर मैंने देखा कि इस तरह से वहां चीजें हो रही हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो बैठा हुआ है वो खुलकर उस पर अपना विचार नहीं रख पा रहा है, वो डर रहा है शायद रखने से, शायद सोच रहा है अंतर्राष्ट्रीय निंदा हो सकती है मेरी, ठीक है। उसी तरह से यूजीसी के मामले में भी देखा गया कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जो भाषण देता है, वो इन मौकों पर नहीं बोल रहा है, वो नहीं प्रकट कर रहा है कि उसकी भावना क्या है, ठीक है। तो उसका खामियाजा भी उस शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा समय आने पर, ठीक, उसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तो चलिए, जो भी है वो उनका मैटर है, वो कैसे कुर्सी संभालेंगे वो अपना जाने। लेकिन किसी भी तरह का अन्याय या अत्याचार अगर संविधान के नाम पर या लोगों के द्वारा होता है तो वो ठीक नहीं है। उनको भी अपने कर्म देखने चाहिए और सबको अपने कर्म देखकर ही कर्म करना चाहिए, ना कि जातिगत भावना से कर्म करना चाहिए। तो वही बड़ी बड़ी स्वस्थ विचारधारा की बातचीत एक महानुभाव से हुई, जबकि वो रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर आते हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन मुझे रोटी नहीं देता है, ना मेरे दुख को दूर कर सकता है। जब तक हम अध्यात्म को, कर्म सिद्धांत को नहीं समझेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमें कुछ नहीं दे सकती है। बाकी चीजें राजा ने दे दिया,
राजा ने इनाम दे दिया, सरकार ने इनाम दे दिया, सरकार ने सब कर्मों का ही फल है भाई। तो आरक्षण वाली सुविधा का भी फल कुछ ही लोग उठाते हैं, सब लोग उठा भी नहीं पाते हैं। लेकिन सरकारी व्यवस्था की ये सोच होनी चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उन तक कैसे भी सुविधा पहुंचे, उन तक सुविधा कैसे भी पहुंचे और उनको कुछ ना कुछ सहायता मिले, वैसी व्यवस्था को विकसित किया जाए। अगर आरक्षण की व्यवस्था बनाई है, उसी को डेवलप किया जाए और उसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो इसी के साथ लंबा विषय है ये, तो मैं अपने विचारों को यहां विराम देता हूं। बाकी चिंतन मनन और हमें जो है सूक्ष्म स्तर पर सोचने की आवश्यकता है। ऊपर ऊपर से वोट बैंक की राजनीति में पड़े नेता जो है ऐसी मूर्खता करते आए हैं और ज्यादा कर रहे हैं। जनता जागरूक हो गई, जनता शिक्षित हो गई, समझदार हो गई। वो जो वंचित समाज है समझ गया कि भाई हम तक तो पहुंच ही नहीं रहा, ये जितना भी आरक्षण का ढोंग कर रहे हैं वो हम तक नहीं पहुंच रहा। इसे आरक्षण बढ़ाने से क्या हो जाएगा? वो 100% कर दो तो भी नहीं होगा उससे। ठीक है, 100% बाद एक लिमिट ही क्रॉस कर जाओगे फिर। ठीक, तो चलिए, तो जो भी है, तो समाज तक पहुंचे, जिनको जरूरत है वहां तक चीजें पहुंचनी चाहिए। इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत। मनुस्मृति का कोर्स जरूर ज्वाइन करें आप लोग और इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ मेडिटेशन, ध्यान, योग का कोर्स, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, और इन कोर्सेज के ज्वाइन करने में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं, तो मनुष्य समाज के लिए है। तो कोर्सेज आप ज्वाइन कर कर इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक। ओम तत्सत।